वेलकम बैक। तो देखिए यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाला चैप्टर जो है उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि क्लास 12 के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आपके लेक्चर्स आ रहे हैं। एंड अब से जो आपके लेक्चर्स होंगे वो रेगुलर आएंगे, क्योंकि 12th का फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट ख़त्म हो चुका है। नाउ अब आपकी बारी है। क्लियर। देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं एंड ओवरऑल अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 13 यहाँ पे। क्लियर। देखिए एक ही पार्ट में ये ख़त्म होगा हमारा। नाउ अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करूं जो लास्ट 7-8 ईयर्स में पूछे गए हैं, देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफरेंट गैस लॉज के ऊपर क्वेश्चन, पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डिफाइन करिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिड्यूस करिए रिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन करिए। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनके बीच आप यहाँ पे इनकी इक्वेशंस को शो करिए, या फिर इनके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। देन हीट कैपेसिटी रेशो या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है। देन स्टेटमेंट इक्वी पार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी की। देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है, आपको कैलकुलेट करनी होती है डिग्री मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक गैस की। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। नाउ एंड जो लोग अभी चैनल पे जुड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं कि हमें लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं। हमेशा आप क्या किया करो, हमेशा आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाया करो। प्ले लिस्ट में आप जब जाओगे वहाँ पे आपको अपना कंटेंट मिलेगा जो आपको नीड होगी। देखिए क्लास 11th इन्वायरमेंट अगर आपको कवर करना है यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर। लास्ट ईयर मैंने इन्वायरमेंट के लेक्चर्स अपलोड किए थे, क्योंकि इन्वायरमेंट में सिलेबस चेंज नहीं है, ये लेक्चर्स आपके लिए वैलिड हैं। देन ये जो लेक्चर्स थे ये लास्ट ईयर के थे फिजिक्स के, इसमें मैंने खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, बट इस साल मैंने थोड़ा डिटेल में कवर कराया है। ये वाला जो प्ले लिस्ट है ये आप ओपन करेंगे, जेके बोर्ड्स क्लास 11 फिजिक्स 2024 वन शॉट्स। क्लियर। नाउ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हमें यहाँ पे देखना है, या फिर हमें बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। क्लियर। इनको अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं जहां पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स कुछ हैं, इसमें अगर मैं नंबर ऑफ गैस की बात करूं, नंबर ऑफ गैस आपके पास 11 है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। क्लियर। ये आपके पास 11 गैस मौजूद हैं कहाँ पे, आपके पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। अब यहाँ से कुछ फर्दर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एज ऑब्जेक्टिव। लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस हमारा आर्गन, देन मोस्ट इजीली लिक्विफाइड रेयर गैस हमारा जीनॉन, रेडियो एक्टिव नोबल गैस हमारा रेडॉन। ये क्वेश्चन एज ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का आईन जो है, वो जो बुक रखी गई है वो अंडर हीलियम गैस रखी गई है। इसको भी एज ऑब्जेक्टिव काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। बेसिकली दिस आर ऑब्जेक्टिव्स जो आप यहाँ से याद रखेंगे। नाउ देखिए अगर मैं किसी भी गैस की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास गैस होता है कोई। अब अगर मुझे इस गैस की स्टेट को डिफाइन करना है, मेरे पास बेसिकली 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गैस, यानी कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। देन यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ गैस, आई शुड नो टेम्परेचर ऑफ गैस कितना है, एंड आई शुड नो वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर। यानी कि कंटेनर में कितना। अच्छा, आई शुड नो द प्रेशर ऑफ गैस। ये हमारे पास होती हैं बेसिकली 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिससे हम किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस की स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। एन, वी, पी, टी एंड बेसिकली इन्हीं से हमारी फिर जो गैस इक्वेशन है या फिर आइडियल गैस इक्वेशन है वो निकल के आती है। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारे पास है, पी वी इक्वल एन आर टी। नाउ देखिए 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए। क्वांटिटी ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में, देन टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा केल्विन्स में, देन यानी कि हीट में जब भी आप टेम्परेचर को पढ़ो, यानी कि चाहे आपका थर्मोडाइनमिक्स हो गया या फिर केटीजी हो गया, हमेशा टेम्परेचर को आप किस में एक्सप्रेस करें, केल्विन के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। क्लियर। देन वॉल्यूम हो गया हमारा, वॉल्यूम इन लीटर्स, एंड प्रेशर किस में, एटमॉस्फेयर्स में। नाउ देखिए वेरी बेसिक चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एवरीबडी नोज। क्लियर। क्लास 9th में ही आपने पढ़ा होगा। जो गैस हमारे पास होते हैं, अगर आप गैसेस को क्या करोगे, गैसेस को कंप्रेस करोगे, वो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो
पार्टिकल्स होते हैं या फिर इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो वेरी लूज होती है, एंड पार्टिकल्स काफ़ी फार अवे होते हैं इनमें। गैस या वेरी लो डेंसिटी, इसी के कारण इनमें जो डेंसिटी होती है रो वो काफ़ी कम होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से हीट दोगे, सो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये इजीली मूव कर पाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे यहाँ पे वो लेस होंगे। एंड साथ ही में जो डिफ्यूजन हमारे पास होता है, डिफ्यूजन इनमें ज़्यादा देखा जाता है। डिफ्यूजन मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप ईयर में फॉर एग्जांपल अगरबत्ती वगैरह आप जलाते हो, एंड फिर वो आप देख सकते हो कि पूरे रूम में वो जल्दी उसकी जो महक वगैरह होती है वो छा जाती है। क्लियर? किसके कारण? क्योंकि वहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो फास्टेस्ट होता है। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस जो आपको याद रखने हैं। वेरी इजी, अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लॉज रिलेटेड टू गैस, केमिस्ट्री में भी ये आपने पढ़े होंगे मे बी, क्योंकि शायद आपका केमिस्ट्री में वो स्टेट वाला चैप्टर जो है वो शायद डिलीट हुआ है। बट चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, डोंट वरी। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 4 बेसिक लॉज हमारे पास होते हैं। हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एंड 5 हम देखेंगे यहाँ पे। साथ ही में हम देखेंगे यहाँ पे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन एक्सपेक्ट है वहाँ से भी, क्योंकि आप गैस लॉ, क्लियर, क्योंकि आपको गैस लॉ में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। क्लियर? सो बॉयल्स लॉ की अगर मैं बात करूं, बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, ये सिंपली कहता है बेसिकली, अभी हमने बात की थी 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की जो हमारे पास गैस में होती हैं। पी अच्छा, देन हमने बात की थी एन की। सो ये हमारे पास होती हैं 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ जिनसे हम स्टेट ऑफ गैस को डिफाइन करते हैं। एंड यही लाज में इन 4 प्रॉपर्टीज़ को इधर उधर घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ बॉयल्स लॉ, अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं, इसकी स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि अगर हम टेम्परेचर हो गया या फिर नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास, इनको क्या रखें, इनको हम कांस्टेंट रखें, इनके टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें। एंड हमारे पास क्या बचा, अगर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स हमने कांस्टेंट रखे, सो हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम बचा। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन देखी, ये किसने देखी, बॉयल्स लॉ ने। एंड इसने बोला जो प्रेशर होता है हमारे पास, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर? यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम एक गैस का क्या होगा, घटेगा। क्लियर? सो प्रेशर जो हमारे पास होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड इसी को क्या बोला जाता है, बॉयल्स लॉ। क्लियर? सो ये क्या कहता है, ये कहता है कि at constant temperature the pressure of any given mass or moles of, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास हैं कांस्टेंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि जो प्रेशर होगा हमारा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एंड अगर आप यहाँ से इक्वेशन को देखोगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटाऊँ, मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट K लगाऊंगा, सो इनटू में यहाँ पे 1/v होगा हमारा। सो आई कैन राइट हमारे पास जो P होगा, या फिर अगर मैं V को इधर ले जाऊं, पी वी इज इक्वल टू K, या फिर K जो हमारा है इट इज़ कांस्टेंट। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी हमारे पास होती है स्टेटमेंट या फिर फॉर्मूला किसके लिए, हमारे पास बॉयल्स लॉ के लिए, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अगर आपके पास 2 गैसेस हैं, क्लियर, यानी कि अगर आपके पास 2 गैस हैं, वहाँ पे आप ले सकते हो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, एंड इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। सो आपको देखा, अगर हमने लेट टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है एंड इनिशियली जो वॉल्यूम था गैस का दैट वाज V, अब वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया है, यानी कि 2V, या वॉल्यूम हाफ हो गया है। एंड इनिशियली प्रेशर इतना था, आप नया प्रेशर P2 निकालिए। सो आपको 3 टर्म्स यहाँ पे गिवन होंगी, आपको एक अननोन निकालना होगा इस इक्वेशन से। क्लियर? इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका नीट वगैरह हो गया या फिर मेडिकल एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। एंड आप भी अपने एग्जाम में रेडी रहना, मे बी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए, बस आपको फॉर्मूला लगानी है एंड एक अननोन को आपको आपको निकालना होगा यहाँ से। क्लियर? सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सो यही इक्वेशन यहाँ पे है। एंड नाउ अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, एक साइड से अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट करें एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे वॉल्यूम को प्लॉट करें, सो हमारा जो ग्राफ आता है वो कुछ यूं नॉन लीनियर ग्राफ हमारे पास निकल के आता है, क्योंकि P जो हमारे पास होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? P हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। एंड इस ग्राफ को बेसिकली क्या बोला जाता है, ये जो ग्राफ यहाँ पे हमारा बना इसको बोला जाता है आइसोथर्म। इस ग्राफ को यहाँ पे बोला जाता है आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये
क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। क्लियर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, देयरफॉर इसका मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर्स लॉ, बोलिए जो बॉयलर्स लॉ हमारे पास होता है, बॉयलर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, बॉयलर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, बॉयलर्स लॉ विल बी एप्लीकेबल टू आइसोथर्मल कंडीशन। क्लियर, अलग अलग ऑप्शन हिसाब से दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि किस कंडीशन के लिए बॉयलर्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है। सो बॉयलर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि पहले ही हम बोल रहे हैं टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, वो हमारी कौन सी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आती है, आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल के लिए बॉयलर्स लॉ एप्लीकेबल होता है, एंड जो यहाँ पे ग्राफ बनता है ये बेसिकली हमारा आइसोथर्म कहलाता है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, बेसिकली टेम्परेचर हमें देता है। क्लियर, एंड इसीलिए ग्राफ आपका ऐसे दिख रहा है, नॉन लीनियर ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है दिस इज नॉन लीनियर ग्राफ, क्योंकि रिलेशन जो है पी एंड वी के बीच दैट इज यहाँ पे इनवर्स। समझ में आया होगा, दिस इज बॉयलर्स लॉ, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, सिंपल भाषा है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि एसटीपी हमारे पास क्या होता है, या फिर एनटीपी कभी कभार पूछा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं एसटीपी की बात करूं, इसका मतलब जो मैं टेम्परेचर ले रहा हूं इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और इट इज़ 273 केल्विन, एंड जो मैं प्रेशर यहाँ पे ले रहा हूँ इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। एंड ऑलरेडी मैंने आपको प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स दिए थे, एंड अगर मैं इसको बार के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, यू कैन राइट इट एज 10⁵ बार वगैरह। क्लियर, एंड प्रेशर को ऑलरेडी हमने देखा था कि प्रेशर आप गेज हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एक मैनोमीटर से। वहाँ पे मैंने आपको बैरोमीटर का भी कॉन्सेप्ट दिया था, बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, ये सब हमारे पास 4-5 डिवाइस होती हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। सो पहला हो गया हमारा बॉयलर्स लॉ। क्लियर, सिंपल नॉर्मल चीज़ है। क्लियर, कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है, बस आपको पी और वी के बीच रिलेशन देखनी है। क्लियर, सो ये सब चीज़ें जो मैं आपको लिखा भी रहा हूँ वो भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे, एंड आई गारंटी यू कि आपका पेपर इससे बाहर नहीं आने वाला। नाउ चार्ल्स लॉ, अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं, सो अभी हमने देखा हमारे पास है पी, वी, एन और टी, 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब चार्ल ने क्या बोला, इसने बोला अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर हम यहाँ से प्रेशर को कांस्टेंट रखें एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें, सो हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो इसने बेसिकली देखा रिलेशन किसके बीच, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच। क्लियर, सो इसने बोला जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम हमारा जो होगा किसी गैस का वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्लियर, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट इसने क्या रखा, इसने कांस्टेंट प्रेशर रखा। देयरफॉर बोलिए चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू कौन सी प्रोसेस के लिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट, सो चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। क्लियर, सो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप प्लॉट करिए यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे, टेम्परेचर को प्लॉट करिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। सो जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि वी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर, वी जो है आपका इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि इसका मतलब ये जितना हमारा वी इंक्रीज होगा टी भी साथ में क्या होगा, टी भी साथ में इंक्रीज होगा। नाउ देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यानी कि 2 गैस के लिए, सिमिलरली आपको भी यहाँ पे सिचुएशन 2 गैस के लिए दी जा सकती है। सो आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। सो आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे। सो V जो है इट इज़ इक्वल टू K इंटू टी, के आपका कांस्टेंट। सो V/T आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ इक्वल टू K, यानी कि K हमारा क्या है यहाँ पे, K इज़ आर कांस्टेंट, K हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। और अगर आप 2 गैस के लिए देख रहे हो यानी कि 2 गैस के लिए, फॉर 2 गैसेस, अगर आपके पास 2 गैस हैं, सो 2 गैस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, V1/T1
विल बी इक्वल टू V2/T2। क्लियर, इस इक्वेशन का आप यूज़ करोगे या फिर इसी इक्वेशन को किसी बुक में आप ऐसे भी देखोगे V1/V2। अगर मैं क्या करूं, V2 को इस साइड ले जाऊं एंड T1 को इस साइड ले जाऊं, सो V1/V2 मेरा किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू T1/T2। ऐसे भी आप इस इक्वेशन को रख सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, क्योंकि इस इक्वेशन के भी ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल में अभी आपको दिखाऊंगा। क्लियर, सो ग्राफ जो यहाँ पे क्रिएट होगा इसको हम बोलते हैं आइसोबार ग्राफ। सो ग्राफ जो यहाँ पे क्रिएट होगा इसको हम बोलेंगे आइसोबार ग्राफ। यहाँ पे बॉयलिस लॉ में हमने देखा जो ग्राफ क्रिएट हुआ उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, देयरफॉर आइसोथर्मल कंडीशन के लिए ये हमारे पास एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जो ग्राफ क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं आइसोबार। देयरफॉर ये किस कंडीशन के लिए या फिर किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, चार्ल्स लॉ आइसोबारिक कंडीशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, नाउ देखिए यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन या फिर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसी ग्राफ के ऊपर मैं बात करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CBSE में भी पूछे जाते हैं। नाउ देखिए अगर मैं इस साइड V को प्लॉट करूं एंड इस साइड T को प्लॉट करूं, सो आपने देखा ये जो ग्राफ हमारे पास है ये हमारे पास क्या बन रहा है, लीनियर। सो ये इस ग्राफ का कुछ स्लोप होगा यहाँ पे। क्लियर, एंड एवरीबॉडी नोज स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि tan ऑफ थीटा बेसिकली हमें निकालना होगा। सो tan ऑफ थीटा इसमें किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर इस साइड हमारे पास किसके बराबर होगा। देखिए सिंपल वे में दिखाता हूँ। एंड अगर आपने पहला ही लेक्चर मेरा देखा होगा वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ग्राफ्स में कैसे एनालिसिस की जाती है। क्लियर, सो लेट यहाँ पे मैं पॉइंट लूँगा, लेट यहाँ से मैं ऐसे ड्रा करूँगा, दिस इज़ माई परपेंडिकुलर हियर। एंड यहाँ से मैं देखिए लेट मी चेंज द कलर, यहाँ से मैं ऐसे इसको ड्रा करूँगा, दिस इज़ माई बेस हियर। क्लियर, सो इस ट्रायंगल में जाइए। सो अगर आप यहाँ से tan ऑफ थीटा निकालोगे, tan ऑफ थीटा आपका किसके बराबर होगा, tan ऑफ थीटा, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो देखिए यहाँ पे अगर इतना हमारे पास परपेंडिकुलर है, सो वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। सो गौर से देखिए वर्टिकल एक्सिस पे हम वॉल्यूम को मेजर करें, सो परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम किसको मेजर करें, हम यहाँ पे ये हमारा क्या है यहाँ पे, दिस इज आर वॉल्यूम। एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम किसको देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बेसिकली हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। सो हमारा tan ऑफ थीटा यानी कि स्लोप, या फिर मैं लिखूंगा स्लोप और tan ऑफ थीटा जो हमारे पास है दिस इज इक्वल टू V/T। क्लियर, ये हमारे पास किसके बराबर है, V/T के बराबर है हमारे पास। क्लियर, V/T के बराबर हमारे पास है। नाउ सो इसको मैं रब करूँगा, आप पहले इसको लिखेंगे, इतना आप नोट डाउन करोगे। क्लियर, करिए इसको भी नोट डाउन। नाउ देखिए ये जो ग्राफ है बेसिकली ये किसको डिनोट कर रहा है, ये आइसोबार को डिनोट कर रहा है। सो ये आपको क्या देगा, प्रेशर देगा। सो अभी हमने देखा ये जो कर्व है ये आपको क्या देगा, ये आपको टेम्परेचर देगा। क्लियर, किस लॉ में, बॉयलिस लॉ में, बट चार्ल्स लॉ में ये जो ग्राफ है ये बेसिकली आपको प्रेशर देगा। नाउ देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे ग्राफ देंगे, ये आपका वॉल्यूम, ये आपका टेम्परेचर आपको देंगे, लेट दिस इज दिस, ये हमारे पास है प्रेशर ए, यानी कि ए किसी गैस ए का प्रेशर, एंड दिस इज किसी गैस बी का प्रेशर। ऐसे हमारे पास कर्व आई। क्लियर, आपको बोलिए पी ए ग्रेटर है पी बी से, या फिर पी बी ग्रेटर है पी ए से, या फिर पी ए इज इक्वल टू P2। सो ऐसे आपको क्वेश्चन देंगे, आपके बोर्ड में भी दे सकते हैं। क्लियर, सो देखिए फंडा क्या है यहाँ पे, फंडा यहाँ पे क्या है। अगर आप देखोगे स्लोप हमने देखा, जो स्लोप है किसमें, हमारे पास चार्ल्स लॉ के केस में जो स्लोप यहाँ पे है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V/T। यहाँ पे स्लोप जो हमारे पास है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V/T, या फिर V/T जो हमारे पास है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप यहाँ पे। क्लियर, V/T इज स्लोप हियर, सो बेसिकली V/T हमारा यहाँ पे स्लोप है। वेट ए सेकंड, V/T हमारा यहाँ पे स्लोप है। नाउ अगर आप इक्वेशन पे आओगे, V/T हमने देखा, V/T हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे V/T हमारे पास यहाँ पे है कांस्टेंट के बराबर। क्लियर, V/T हमारे पास है यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर। एंड स्लोप हमने देखा, स्लोप जो यहाँ पे हमारा दैट इज V/T। नाउ V/T, अब आप इक्वेशन पे आइए, PV इज इक्वल टू nRT। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ गौर से सुनिए, गौर से, आँख नाक मुंह सब कुछ
मोबाइल की तरफ रखिए, अच्छे से नोट डाउन करिए। सो हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ मुझे बेसिकली क्या निकालना है, वी बाई टी। सो निकालिए वी बाई टी, निकालिए इस इक्वेशन से वी बाई टी, टी को नीचे लाइए। सो दिस विल बी वी बाई टी। सो पी क्या जाएगा इधर, दिस विल बी एन आर अपॉन पी, दिस विल बी एन आर अपॉन पी। एन आर हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, आर इज आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। सो वी बाई टी जो हमारे पास है, इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है वी बाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा बोलिए वी बाई टी किसके बराबर है, वी बाई टी अभी हमने निकाला स्लोप के बराबर है। स्लोप इज इनवर्सली यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हो गया आपका काम। सो वी बाई टी हमने देखा किसके बराबर, स्लोप के बराबर। एंड जो स्लोप है यहाँ पे, स्लोप इज देयरफॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस इक्वेशन से हमें पता चला, समझ में आया होगा। नाउ देयरफॉर बोलिए 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 दिस इज, बोलिए इस, दिस इज स्लोप ऑफ बी एंड कि दिस इज थीटा बी एंड दिस इज थीटा ए। सो क्लियरली आपको दिख रहा है थीटा बी जो है इट इज़ ग्रेटर देन थीटा ए, दिख रहा होगा क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि करू देखिए पी बी की करू कितनी ऊपर है। सो क्योंकि एंगल ज़्यादा होगा, देयरफॉर थीटा बी विल बी ग्रेटर देन थीटा ए। थीटा बी जो हमारे पास होगा दैट विल बी ग्रेटर देन थीटा ए। देयरफॉर प्रेशर बोलिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये हमें क्या दे रहा है, प्रेशर। देयरफॉर यहाँ पे हमने देखा स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देयरफॉर अगर थीटा बी हमारे पास है, क्योंकि थीटा विल बी, स्लोप मतलब आप थीटा बी बोल सकते हो या फिर टेन ऑफ थीटा बी। सो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, देयरफॉर प्रेशर ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर बी। ये आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखते हैं, देखिए आपकी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड बोर्ड में भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर, सो देखिए यहाँ से आपका वॉल्यूम, यहाँ से आपका टेम्परेचर, इन द गिवन वीटी ग्राफ या फिर वीटी डायग्राम, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन P1 एंड P2। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया, कॉन्सेप्ट आपने समझा। आपने क्या समझा, आपने समझा जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। सो थीटा 2 इस कंडीशन में आपको क्लियरली दिख रहा है थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ये आपका थीटा 2 है एंड ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 1 एंड ये आपका थीटा 2। थीटा 2 is greater than theta 1, therefore P1 will be greater than P2. So P1 is greater than P2, ऑप्शन ए हमारा। क्लियर, P1 हमारा greater than P2। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गे-लुसाक्स लॉ की। क्लियर, गे-लुसाक्स लॉ की। वेट अ सेकंड, अच्छा चलिए पहले इस न्यूमेरिकल को भी करते हैं। यहाँ पे देखिए A perfect gas at 27 degrees Celsius is heated at constant pressure till its volume is doubled. The final temperature of gas will be. So देखिए आपको क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ना होगा। A perfect gas at 27 degrees Celsius is heated at constant pressure. So अगर इसने भाई साहब प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट, देयरफॉर बोलिए किसका लॉ है, ये चार्ल्स साहब का लॉ है। क्लियर, सो ये चार्ल्स का लॉ है एंड चार्ल्स लॉ में हमने देखा इक्वेशन हमारे पास निकल के आई V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और मैंने आपको बोला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, आपकी मर्जी जैसे आप लिखो। नाउ देखिए अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो गिवन लिखिए T1 हमारा कितना 27 डिग्री सेल्सियस। हमेशा मैंने आपको बोला केल्विन्स में कन्वर्ट करिएगा। सो 27 प्लस 273 हमारे पास स्केल होती है, ये हमारा कितना बनेगा, दिस विल बी 300 केल्विन। T1 हमारा अच्छा इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। सो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, लेट V। अब ये बोल रहा है कि अगर हमने इसको हीट किया कब तक, जब तक ना इसका वॉल्यूम डबल हुआ। सो लेट वॉल्यूम कितना हुआ 2V। अच्छा द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, आपको T2 निकालना है। सो बस इस इक्वेशन का यूज़ करिए, आपके पास T1 भी है, V1 भी है, V2 भी है, आपको T2 निकालना है। सो निकालिए। सो आप लिखोगे V1 किसके बराबर, V के बराबर, यहाँ से V2 किसके बराबर, 2V के बराबर, T1 आपका कितना 300। अच्छा T2 आपके पास अननोन है, यहाँ से V और V गया, यहाँ से आपका क्या बचा 1/2 इक्वल टू 300 डिवाइड बाई T2। अच्छा T2 को इधर ले जाइए ऊपर, दिस विल बी T2, 2 जाएगा ऊपर, दिस विल बी 300 इंटू 2। सो 600 केल्विन आपका आंसर निकल के आएगा। इस टाइप से सिंपल न्यूमेरिकल इन इक्वेशंस के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली याद रखिएगा इन इक्वेशंस को। एंड जो हमारे पास बॉयलर्स लॉ था उसमें मैंने आपको बोला P1 V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या P2 V2। इस इक्वेशन के भी ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल। 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, बट हमेशा ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करिएगा, केल्विन्स में। एंड अगर कुछ भी मेंशन नहीं
नहीं किया होगा कि टेम्परेचर मुझे किसी स्केल में मत चाहिए, हमेशा केल्विन में आप कन्वर्ट करना, बट अगर एग्जामिनर ने मांगा डिग्री सेल्सियस में ही तब आप ऐसे ही रखना, अदरवाइज हमेशा आप कन्वर्जन इसका करना। क्लियर। नाउ गिये-लुसाक्स लॉ, देखिए गिये-लुसाक्स लॉ की अगर मैं बात करूं, ये बोलता है सिंपली अगेन हम उसी चीज़ पे आए, हमारा पी वी एन और टी, चार मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, आप हमारे पास वॉल्यूम हो गया एंड नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इनको कांस्टेंट रखिए, देयरफॉर बचा क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमारा ये बोल रहा है जो हमारे पास प्रेशर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं गिये-लुसाक्स लॉ की स्टेटमेंट बोलूँ आप ऐसे लिखोगे। क्लियर, क्योंकि आप शॉर्ट वर्ड्स में तो नहीं लिखोगे, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स बोले, आप ऐसे लिखोगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर एंड कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। सुनिए, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो देखिए जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ता है। सो ये है वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर। सो अगेन यहाँ पे किसको कांस्टेंट रखा गया है, यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। देयरफॉर जो यहाँ पे ग्राफ होगा दिस विल बी आइसोकोर ग्राफ, आइसोकोर ग्राफ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। क्लियर, किसमें, गिये-लुसाक्स लॉ में। देयरफॉर बोलिए गिये-लुसाक्स लॉ is applicable to, गिये-लुसाक्स लॉ is applicable to आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक कंडीशन। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। एंड जो यहाँ पे ग्राफ क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं आइसोकोर। एंड बेसिकली ये आपको क्या देगा, ये आपको वॉल्यूम निकाल के देगा। क्लियर, सेम कहानी वही कहानी अगर आपको देंगे V1 और V2, क्योंकि इस साइड में P और T, आपको बोलेंगे बोलिए V1 ज़्यादा V2 ज़्यादा, बोलिए। सो अब आप याद रखेंगे V1 हमारा ज़्यादा होगा। सेम कंडीशन जैसे अभी हमने देखी कहाँ पे, हमारे चार्ल्स लॉ में। क्लियर, हमारे चार्ल्स लॉ में। क्लियर, सो V1 हमारा इस कंडीशन में ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, V2 के कंपैरिजन में, क्योंकि P/2 हमारे पास होगा बेसिकली। वेट ए सेकंड, आई विल चेक, पहले चेक करते हैं, वेट ए सेकंड चेक करते हैं पहले। हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। सो हम P और T के बीच रिलेशन देख रहे हैं, बिल्कुल P और T इधर, यहाँ से NR भी इधर, बिल्कुल अगेन वही सेम कंडीशन, यानी कि P/T हमारे पास जो होगा दिस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और जो स्लोप होगा, क्योंकि P/T हमारे पास स्लोप ही है, स्लोप विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आया होगा, सेम कहानी वही। क्लियर, नेक्स्ट इज यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ की अगर मैं बात करूँ, ये सिंपली बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है, क्लियर, वॉल्यूम V है, या फिर इसमें नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स N है। क्लियर, अच्छा चलिए पहले हमारे पास क्या है, PV N और T, PV N और T। अब इसने क्या किया, अब इसने प्रेशर को कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, सो बचा क्या, V और N। सो ये बोल रहा है जो वॉल्यूम हमारे पास होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, सो अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है उसका मतलब वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास कम होगा। देयरफॉर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और यहाँ से आप लिख सकते हो V इज़ प्रोपोर्शनल टू Kn। क्लियर, V इज़ प्रोपोर्शनल टू Kn, K हमारा कांस्टेंट, और आप N को नीचे लाइए, V/N इज इक्वल टू K। ऐसे भी आप एवोगैड्रो लॉ को लिख सकते हो। और अगर आपको दो गैस के लिए निकालना होगा, सो यू विल राइट V1N1 इज इक्वल टू V2N2। इन इक्वेशंस का आप यूज़ करोगे, वेरी सिंपल एंड बेसिक इक्वेशंस। क्लियर, सो ये हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ। एंड अगर मैं ग्राफ की यहाँ पे बात करूँ, जो हमारे पास ग्राफ बनता है V वर्सेस N, दिस इज V वर्सेस N, वो अगेन हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने देखा। देखिए यहाँ पे है इनका सम अप। बॉयलेज लॉ, बॉयलेज लॉ में कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, कंडीशन आइसोथर्मल। चार्ल्स लॉ में प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, कंडीशन आइसोबारिक। गिये-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, कंडीशन आइसोकोरिक। यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट आपका। ग्राफ्स भी आप यहाँ पे साथ में बनाओगे। हमारे पास P वर्सेस V डायग्राम ऐसे, अच्छा यहाँ पे V और T का डायग्राम ऐसे, यहाँ पे P और T का ग्राफ ऐसे, यहाँ पे V और N का ग्राफ ऐसे। इसको आप एक ही जगह सम अप करोगे। क्लियर, ताकि आपको आसानी होगी इसको याद रखने में।
आगे बात करेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन की। क्लियर। सो आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, हमने देखा बेसिकली इन्हीं 4 लॉज की अगर मैं बात करूं, बॉयलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। क्लियर। सो इनमें हमने देखा, पहले हमने देखा जो प्रेशर हमारे पास होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, किसमें हमने देखा, बॉयलर्स लॉ में। क्लियर। अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अच्छा, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स हमारे पास कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। गे-लुसाक्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, जो प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अच्छा, एवोगैड्रो लॉ हमारे पास क्या कहता है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बट अगर मैं बेसिक जो हमारे पास इनिशियल, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन को हम 2-3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, बस मैं आपको जनरल दिखाऊंगा जो आपको नीड है यहाँ पे। एंड जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है ना, उसमें जनरली हम बॉयलर्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का ही यूज़ करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को निकालने के लिए। बट जो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें हम सभी का यूज़ करते हैं। सो देखिए, अगर मेरे पास है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, सो अगर मैं वी को इधर ले जाऊं, क्लियर, सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो हमारा पी वी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन टी। जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमारे पास होगा, इन किसी भी इक्वेशंस को कोरिलेट करके मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो हमारे पास होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन टी। क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर आप वॉल्यूम को इधर ले जाओगे ये क्या बनेगा, पी वी प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ से आपको दिख रहा है वी इज़ प्रोपोर्शनल टी एंड वी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन। सो देखिए, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, इसीलिए मैंने आपको बोला आई कैन राइट जो मेरा पी वी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन टी, क्योंकि मेरे पास पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मेरे पास वी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, मेरे पास वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। इन इक्वेशंस का यूज़ करके आई कैन राइट पी वी जो मेरे पास है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन टी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन टी। और आई कैन राइट, यहाँ से आई कैन राइट, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएं यहाँ से हम लगाएंगे कांस्टेंट, एंड उस कांस्टेंट को हम जनरली आर बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड इस इक्वेशन को जनरली हम ऐसे रखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास होती है आइडियल गैस इक्वेशन। एंड जनरली आर जो हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर जो यहाँ पे है इट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भूलिए आर के यूनिट एंड डायमेंशन। सो अगर आप यहाँ से आर निकालोगे इस इक्वेशन से, सो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा पी वी, एन और टी हमारे पास क्या होगा, एन और टी हमारे पास नीचे आएगा। क्लियर, एन और टी हमारे पास क्या होगा, वो नीचे आएगा। देखिए नाउ आपको क्या निकालने हैं, आपको यहाँ पे बेसिकली यूनिट्स निकालने। सो पी हमारे पास क्या है, प्रेशर। क्लियर, पी हमारे पास क्या है, प्रेशर। प्रेशर के यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब। अच्छा, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम मोल्स में लिखेंगे। अच्छा, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, किस में होता है, केल्विन्स में होता है। सो होगा क्या, यहाँ से मीटर क्यूब एंड मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपका बचेगा मीटर। सो ये बचेगा आपका न्यूटन मीटर, नीचे आपका बचेगा मोल इंटू केल्विन। क्लियर, नीचे आपका बचेगा मोल इंटू केल्विन। एंड न्यूटन इंटू मीटर हमारा क्या होता है, एवरीबडी नोज जूल। क्लियर, क्योंकि जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। सो आपका जूल यहाँ पे बचेगा। सो जूल पर मोल केल्विन आपका यूनिट होता है किसके लिए, आर के लिए। क्लियर, दिस इज द यूनिट ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसको पूछा जाता है। एंड जो आर की वैल्यू हमारे पास होती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 8.314। क्लियर, 8.314। एंड किसमें, अगेन जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे आप लिखोगे। क्लियर, 8.314। या फिर एक और वैल्यू हमारे पास होता है इसका, इट इज़ 0.0821। बट याद रखिएगा किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम को एक्सप्रेस करूं लीटर्स में, प्रेशर को एक्सप्रेस करूं एटमॉस्फेयर्स में, सो तब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आता है, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं, क्लियर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोस्टुलेट्स होते हैं, 4 या 5। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एज ऑब्जेक्टिव भी इसके ऊपर पूछा जा सकता है, एंड सिंपल 2 या 3 मार्क का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके पोस्टुलेट क्या हैं, ऑल पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर, एक गैस में जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास रैंडम मोशन में होते हैं। क्लियर, देन ऑल कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये बोल रहा है कि जितने भी कोलिजन हमारे पास होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच, फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास है गैस कोई, एंड यहाँ पे एक पार्टिकल ये है एंड दूसरा पार्टिकल ये है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ये बोल रहा है जितने भी कोलिजन्स होते हैं, क्योंकि अगर ये रैंडमली मूव करेंगे तब ये कोलाइड करेंगे। अब ये बोल रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, इनके बीच जो कोलिजन्स होते हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर ये दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन, दीज विल स्टिक टू ईच अदर। कोलिजन इसमें हमने पढ़ा था अच्छे से। सो ये क्या करेंगे, विल स्टिक टू ईच अदर। एंड बेसिकली होता क्या है वहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास कंजर्व रहती है, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। क्लियर। सो ये भी याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है। एंड बेसिकली जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ये आपको लार्जर लेवल पे नहीं दिखेगा, ये आपको सब एटॉमिक लेवल पे दिखेगा, यानी कि जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं वहाँ पे आपको ये दिखेगा। देन थर्ड पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, जो काइनेटिक एनर्जी के है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है, एक इक्वेशन K इज इक्वल टू 3/2 RT। दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपके एग्जाम में बोला जाता है, राइट दी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 3/2 RT होती है। एंड ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। डेरिवेशन वेरिएशन आपको कुछ नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है गैस मॉलिक्यूल्स की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच डायरेक्ट रिलेशन। एंड ये इक्वेशन भी आप याद रखेंगे, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। एंड काफ़ी एग्जाम्स में नीट वगैरह हो गया, वहाँ पे इसको डायरेक्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो K इज इक्वल टू 3/2 RT। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल। जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे पार्टिकल्स के बीच या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच, दे आर नेग्लिजिबल, यानी कि ये इनको क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। साथ ही में वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स या फिर साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल मेरे पास है इसका वॉल्यूम या फिर इसका साइज, अगेन ये इनको क्या कर रहा है, नेग्लिजिबल कर रहा है। सो दिस इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो ये है टोटल में काइनेटिक थ्योरी। सो इतना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे हम आइडियल गैस एंड रियल गैस की। सो देखिए, आइडियल गैस की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं हमारे पास। क्लियर। यानी कि प्रैक्टिकली आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर। ये आपका क्या है, ये आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। नाउ देखिए अ गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। सो अगर ये हाइपोथेटिकल है, ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन को भी ओबे करेगा, PV इज इक्वल टू nRT। एंड काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं इनको भी ओबे करेगा ये गैस, यानी कि आइडियल गैस जो हमारे पास होगा। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन को भी ओबे करता है एंड साथ ही में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स को भी ओबे करता है। एंड देयरफॉर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। किस में, आइडियल गैस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोस्टुलेट हमने देखे, अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, नेग्लिजिबल, या फिर वॉल्यूम को आप किसी बुक में साइज भी दिखेगा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, नेग्लिजिबल आइडियल गैस में। सो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। क्लियर। नाउ रियल गैस की अगर मैं बात करूं, रियल गैस a gas which does not obey ideal gas equation and kinetic theory of gases. So real gas वो गैस होता है जो आइडियल गैस इक्वेशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को ओबे ना करे। सो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगा, अट्रैक्शन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, किनके बीच, पार्टिकल्स के बीच। वॉल्यूम किसका, गैस पार्टिकल का या फिर मॉलिक्यूल का, वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको कंसिडर करना ही करना होगा। एंड एग्जांपल्स ऑफ रियल गैस आर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास होते हैं रियल गैस। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आपके नीट में, आपके हर एक एग्जाम में, आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड पूछा जाएगा। क्लियर। सो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलिए। जो रियल गैस, ऐसे लिखोगे आप, जो रियल गैस हमारे पास होते हैं ऐसे लिखोगे आप, नोट करके, पहले ये लिखना नोट, फिर ये नीचे आप लिखोगे, रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस
क्लियर, नॉर्मली। एंड देन आप लिखोगे दे ओबे, क्लियर, रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी बट एट स्पेशल कंडीशन स्पेशल होनी चाहिए। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नियरली हमारे पास जो रियल गैस होते हैं दे नियरली ओबे और क्या आइडियल गैस इक्वेशन। कहाँ पे? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। अगर ये कंडीशन है, अगर हमारा टेम्परेचर हाई है एंड प्रेशर हमारा लो है, तब एक रियल गैस क्या करेगा? तब एक रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगा, तब इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं। यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा लो हुआ, प्रेशर हाई हुआ, देन आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई आइडियल गैस इज नॉट एक्यूरेट। इसीलिए आइडियल गैस क्यों एक्यूरेट नहीं है, वो हाइपोथेटिकल क्यों है? क्योंकि इट फेल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे आइडियल गैस फेल करता है, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT ये फेल करती है किस कंडीशन में? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। दिस इज बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड मोलिकुलर साइज कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। क्लियर? सो याद रखिएगा, इस टेम्परेचर पे या फिर इस कंडीशन पे यानी कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे आइडियल गैस फेल हो जाता है, एंड जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करता है। कब करेगा? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। देयरफॉर जो आइडियल गैस हमारा है ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के लिए ही इलिजिबल है। क्लियर? लो प्रेशर के लिए ही इलिजिबल है। सो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बात करेंगे हम डिफ्यूजन की। देखिए डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है? सिंपली सेपरेटिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सबस्टांस विद अनदर सबस्टांस। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में अगरबत्ती जला रहे हो एंड ये अगरबत्ती आपको दिखेगा कि समूह की फॉर्म में किसके साथ? हमारे ईयर के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस उनके साथ मिलती है। सो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन आपको फास्टेस्ट दिखेगा किन में? गैसेस में ही। नाउ इसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे लॉ है, इट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? नाउ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ये बोलता है कि अगर आप टेम्परेचर कामा प्रेशर को क्या रखो? टेम्परेचर कामा प्रेशर को कांस्टेंट रखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कि R जो होगा, R विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी, क्योंकि अंडर रूट 1 ही होता है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारे पास होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, क्योंकि ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि डेंसिटी जो हमारे पास होती है इट इज़ मास बाय वॉल्यूम, सो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? सो ऐसे भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। क्लियर? सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, या फिर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। नाउ देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे दिए जा सकते हैं। क्लियर? किसके ऊपर? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। बेसिकली आपको क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जो पहले 20 एलिमेंट्स होते हैं उनका याद रखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन, यहाँ से हमारा हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लोरीन के बाद यहाँ पे हमारा नियॉन। सो यहाँ से क्या होगा? हीलियम। अच्छा, नियॉन के बाद यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ से हमारा क्या आएगा? लिथियम के बाद सोडियम। अच्छा, बेरिलियम, यहाँ से हमारा मैग्नीशियम, बोरान, अल्मुनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। क्लियर? एंड साथ ही में आप 2 और का याद रखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ से क्या आएगा? कैल्शियम। इन एलिमेंट्स का आप क्या करोगे? एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास है वो आप याद रखोगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप याद नहीं रखोगे। एंड सिंपल वे में आपको बोलूँगा कैसे आपको याद रखें। देखिए अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, एक हाइड्रोजन की, अगर H2 होगा देन आपको 2 करना होगा। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए। मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं उसके लिए 2 होगा। हीलियम के लिए 4। अच्छा, लिथियम के लिए देखिए 7 9 11, 7 9 11। सो कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 2 7 9 11। सो देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके लिए है 12 14 16। दिस इज मॉलिक्यूलर मास, दिस इज m यहाँ पे। क्लियर? दिस इज m यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। 12 14 16 ये आपको याद रखना है, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, यहाँ पे भी। अच्छा, फ्लोरीन के लिए 19, सोडियम के लिए 20। क्लियर? देन यहाँ पे आते हैं
23 सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए 24, 23 24, इसके बाद 27 28, क्लियर। उसके बाद 31 32, उसके बाद यहाँ पे 35, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, 35 40, एंड जब आप यहाँ पे नीचे आओगे दिस इज़ 39 40। दिस इज़ वेरी इजी, कैसे आप इनको याद रखोगे, देखिए 7 9 11, इन तीन को आप कंबाइन याद रखोगे क्योंकि दो ही डिफरेंस है, एंड ये हमारे पास हैं ऑड नंबर्स, देन 12 14 16, देन 19 20 को आप अलग से याद रखोगे, 23 24, 27 28, 31 32, 35 40, यहाँ से 39 एंड 40 इनको आप याद रखोगे। ये है मॉलिक्यूलर मास। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल O2, क्लियर, O2 का कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, सो आप बोलोगे दिस विल बी 2 × 16, यानी कि कितना होगा, 32 होगा हमारा। नाउ सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ H2, सो कितना होगा, 2 × 1, सो हमारे पास होगा 2 मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ N2, सो N2, N के लिए हमारे पास कितना 14, सो दिस विल बी 2 × 14, यानी कि कितना हमारा 28 मॉलिक्यूलर मास। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आपको क्लियरिटी आएगी। अच्छा चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following pair of gases will diffuse at the same rate through a porous plug? So उन गैसेस में सेम डिफ्यूजन होगा जिनमें मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी सेम। सो आप लिखोगे आर, स्मॉल आर विल बी सेम कब, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होगा दो गैस के लिए, क्लियर, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा दो गैस के लिए। सो अगर आप यहाँ से निकालोगे डायरेक्टली, मैं ऑप्शन बी के ऊपर आऊँगा, इसी में हमारे पास एक है NO, दूसरा हमारे पास C2H6। बोलिए NO, नाइट्रोजन का बोलिए, नाइट्रोजन का कितना 14, लेट मी चेंज द कलर। सो नाइट्रोजन का कितना 14, सो आप लिखोगे दिस विल बी 14 प्लस, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 16, 14 + 16 हमारा कितना यहाँ पे 30 मॉलिक्यूलर मास, C2H6। सो कार्बन कितने 2, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 6, हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1। अच्छा कार्बन का देखिए, कार्बन का 12, सो यहाँ पे 2 × 12 आप करोगे, सो 2 × 12 आपका कितना हो गया 24, 6 × 1 6, सो 30, यानी कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है सेम, देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, सो ऑप्शन बी। एंड अगर आप अदर ऑप्शन में देखोगे उनमें आपको मॉलिक्यूलर मास जो है, ये आप ट्राई करना, आप अदर ऑप्शंस का भी ट्राई करना, उनमें आपको मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन बी हमारा सेम होगा, क्लियर। सो उन गैस में आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम दिखेगा जिनमें मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, 2 पेयर्स में। नेक्स्ट, A, B and C are ideal gas. Their molecular weights 2, 4 and 28 respectively. The rate of diffusion of these gases. So हमने देखा rate of diffusion inversely proportional to molecular mass. इसका मतलब अगर molecular mass ज़्यादा होगा rate of diffusion कम होगा, and अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। सो आपको बोल रहा है दियर मॉलिक्यूलर वेट्स आर 2, 4 and 28, द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बोलिए ए का कितना हमारे पास है, ए का हमारे पास है, ए का हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट इसने दिया है 2 यूनिट, बी का दिया है 4 यूनिट, सी का दिया है 28 यूनिट। सो वी नो दैट जितना हमारे पास रिलेशन ये हमारे पास है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। सो अगर मैथ ज़्यादा रेट कम, अगर मैथ कम रेट ज़्यादा। सो किसका मैथ कम 2 का। सो हम बोलेंगे यानी कि 2, ए देन बी देन सी, यानी कि 2 देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या है 4 देन 28, ये होगा किसका ऑर्डर, रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर, क्लियर। सो आर हमारे पास ग्रेटर होगा किसमें, ए में, फिर बी में, फिर सी में। सो ए बी सी समझ में आया होगा, बस आपको इनवर्स यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, क्लियर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। एंड इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या करनी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस में आपको बेसिकली यहाँ से डिरीवेशन करनी है। क्या करनी है, यहाँ पे आपको डिरीवेशन करनी है। सो आपको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आप यहाँ पे क्या करिए, डिरीवेशन करिए या फिर काइनेटिक थ्योरी को डिराइव करिए। बेसिकली यहाँ से हम क्या निकालते हैं, बेसिकली यहाँ से हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस निकालते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। नाउ देखिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक क्यूब लेना होगा, आपको यहाँ से एक क्यूब लेना होगा। ये मेरे पास है एक क्यूब, देखिए इसके डायमेंशन है लेट एल एल और एल, क्लियर, लेंथ ब्रेडथ हाइट सभी सेम है, एल एल एल। सो लेट इस क्यूब में मेरे पास क्या है, लेट देखिए आपको दिख रहा होगा दिस इज क्यूब। लेट यहाँ पे मेरे पास है एक गैस मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, क्लियर, जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, जिसका मेरे पास है मास m। सो आप लिखोगे कंसीडर
पार्टिकल या फिर कंसीडर ए गैसियस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास m मूविंग विथ कामा, मूविंग विथ, मूविंग विथ वेलोसिटी u, वेलोसिटी u, क्लियर। अच्छा, एंड कोलाइडिंग, कोलाइडिंग विथ, विथ अपोजिट, अपोजिट पोर्शन ऑफ कंटेनर, कोलाइडिंग विथ अपोजिट पोर्शन ऑफ कंटेनर। देयरफॉर अगर ये कंटेनर के साथ यहाँ पे क्या करेगा, कंटेनर को यहाँ पे हिट करेगा, बेसिकली यहाँ पे मोमेंटम इसका चेंज होगा, क्लियर। सो इतना आप लिखेंगे एल एल एम यू। सो कंसीडर गैसियस पार्टिकल ऑफ मास m एंड मूविंग विथ वेलोसिटी u एंड कोलाइडिंग विथ अपोजिट, अपोजिट पोर्शन ऑफ कंटेनर, यहाँ पे क्लियर, अपोजिट पोर्शन ऑफ कंटेनर। सो नाउ देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए आप लिखोगे यहाँ से, अच्छा आप लिखोगे लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, mu होगा। अच्छा देन आप लिखोगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सो अगर ये कंटेनर को हिट कर रहा है, देखिए पहले ये इधर आया, इधर आया, हिट किया इसने इस साइड की वाल को, अब यहाँ से जब इसने हिट किया सो ये वापस चला जाएगा, क्लियर, क्या करेगा ये वापस चला जाएगा। सो इतनी डायग्राम आप पहले बनाओगे, क्लियर। सो चेंज इन मोमेंटम आई विल बी डिनोटिंग दिस डेल्टा पी से। सो इनिशियली ये मूव कर रहा था mu से, देन माइनस, एंड जब ये हिट करेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, देयरफॉर माइनस mu यहाँ से हम लिखेंगे, क्लियर। सो आई विल राइट इट एज दिस विल बी 2mu हमारा, क्लियर। ये हमारे पास क्या होगा 2mu, एंड इस इक्वेशन को आप नाम देंगे यहाँ से 1, क्लियर। नाउ अगर मैं इम्पल्स की बात करूँ, क्लियर, इम्पल्स साथ साथ में आप इसको लिखते भी जाएंगे, क्लियर। अगर मैं इम्पल्स की बात करूँ, इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इनटू टाइम, और इम्पल्स को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम भी। सो आई कैन राइट इट एज चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होगा f इंटू टी के बराबर, क्लियर। और अगर मैं यहाँ से f निकालूँ, f मेरे पास क्या होगा, f विल बी डेल्टा p अपॉन टी, समझ में आ रहा होगा, f विल बी डेल्टा p अपॉन टी। सो इस इक्वेशन को नाम दीजिए 2 यहाँ पे। अच्छा देन डेल्टा पी ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 में निकाला है, सो इसको मैं अब पुट करूँगा 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1, सो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ मेरे पास क्या होगा, एफ मेरे पास डेल्टा पी का वैल्यू 2mu, सो मैं लिखूँगा 2mu डिवाइड बाई टी, यहाँ पे क्लियर, 2mu डिवाइड बाई हमारा यहाँ पे टी। सो ये हमारे पास निकल के आई इक्वेशन नंबर 3, क्लियर, इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहाँ से आप लिखोगे नाउ टोटल डिस्टेंस, क्लियर। नाउ यहाँ से आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, क्लियर। देखिए टोटल डिस्टेंस d हमारे पास किसके बराबर होगी, जब पार्टिकल आया, क्लियर, पार्टिकल आया यहाँ से यहाँ, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की l, क्लियर, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारे पास l, फिर ये वापस गया, क्लियर, क्योंकि इसने इस वाल को हिट किया, फिर उधर उस वाली वाल पे गया, क्लियर। सो टोटल लेंथ कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हुई, l प्लस l यानी कि 2l। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल, क्लियर, सो दैट विल बी l प्लस l यानी कि हमारा कितना होगा, दिस विल बी 2l, यानी कि इन रिटर्निंग बैक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहाँ से आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रिटर्निंग बैक, इन रिटर्निंग बैक। सो दिस विल बी d इज इक्वल टू l प्लस l, यानी कि हमारा कितना हो गया यहाँ से 2l। नाउ वी नो दैट जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब हमारा u किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, d अपॉन टी के, और d हमारा किसके बराबर 2l के बराबर, एंड दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे t, सो 2l बाई टी। और अगर मैं यहाँ से t को निकालूं, और आई कैन राइट अगर मैं यहाँ से t को निकालूं, t हमारा कितना आएगा, t हमारा 2l अपॉन u आएगा। इस इक्वेशन को नाम दोगे आप 4, क्लियर, 2l अपॉन u, इस इक्वेशन को नाम दोगे आप 4। सो 4 को आप किस में पुट करोगे, 4 को अब आप 3 में पुट करोगे, f इज इक्वल टू 2mu बाई टी, यानी कि t का वैल्यू आप उसमें पुट करोगे। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 f आपका किसके बराबर था, 2mu बाई टी। सो आप लिखोगे 2mu, t की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2l अपॉन u, क्लियर, 2l अपॉन u। सो होगा क्या यहाँ से, देखिए होगा क्या
2 और 2 गया, u जो हमारा है वो ऊपर जाएगा, दिस विल बी m u स्क्वायर अपॉन l यहाँ पे, क्योंकि ये जो u है ये ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी m u स्क्वायर अपॉन l यहाँ पे। क्लियर। सो इतना आपने f निकाला। नाउ प्रेशर, क्योंकि बेसिकली आपको इस इक्वेशन में प्रेशर निकालना है। नाउ प्रेशर, क्लियर। प्रेशर हमारे पास होता है, इसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल P से, क्योंकि स्मॉल p को हमने मोमेंटम के लिए यूज़ किया। सो दिस विल बी फोर्स अपॉन एरिया। सो अगर मैं यहाँ से फोर्स की इक्वेशन पुट करूँ इसमें, सो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 5। सो 5 से हमारे पास फोर्स कितना निकल के आया, एम यू स्क्वायर अपॉन में हमारे पास एल होल डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना हमारे पास होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, बट यहाँ पे लेंथ भी बराबर ब्रेडथ भी बराबर, सो एल इंटू एल, यानी कि एल स्क्वायर में लिखूंगा एरिया को। क्लियर। एल स्क्वायर यहाँ पे समझ में आया होगा। सो ये एल नीचे आएगा, दिस विल बी एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। क्लियर। सो प्रेशर हमारा किसके बराबर निकल के आया, एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। क्लियर। सो दिस इज फॉर वन डायमेंशन, ये आप लिखोगे इस साइड में, दिस इज फॉर वन डायमेंशन। क्लियर। आप ऐसे लिखना फॉर 1D। क्लियर, वन डायमेंशन के लिए। अच्छा, नाउ अब आप लिखोगे P इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। ये जो प्रेशर है ये डिवाइड होगा, अगर हम किसको कंसिडर करें, तीनों डायमेंशंस को कंसिडर करें। सो जो प्रेशर हमारा होगा दैट विल बी 1/3 mu स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। देयरफॉर उसके बाद आप लिखोगे फॉर 1 मॉलिक्यूल। क्लियर। फॉर 1 मॉलिक्यूल, या फिर डायरेक्टली आप लिखिए फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर। फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। p जो हमारा होगा, p हमारे पास होगा 1/3, फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे m। अच्छा, n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, m n u स्क्वायर अपॉन में l क्यूब। क्लियर, क्योंकि n यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसमें मल्टीपल में आएगा। नाउ देखिए, नाउ इतना तो हमने निकाला। क्लियर, इतना तो हमने निकाला यहाँ पे। नाउ देखिए इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, नाउ अब आप लिखोगे ऐसे, जो हमारे पास स्मॉल n होता है इट इज़ कैपिटल N अपॉन V। सो कैपिटल N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स, एंड V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। सो आप स्मॉल n को यहाँ पे रिप्लेस करोगे, सो यू विल राइट जो आपके पास P है दिस इज़ 1/3। अच्छा, n और v की जगह, नाउ देखिए वेट ए सेकंड, इस इक्वेशन को मैं इसको एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करेंगे आप, दैट इज़ P इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे आप लिखोगे P इज इक्वल टू 1/3 m, यहाँ से n, यहाँ से u स्क्वायर। अच्छा, एल क्यूब को मैं यहाँ पे v लिख सकता हूँ, यानी कि वॉल्यूम। एल क्यूब को मैं यहाँ पे v लिख सकता हूँ, वॉल्यूम। समझ में आया होगा। सो आई विल राइट, समझ में आया होगा। चलिए इस स्टेप को फिर हटाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखिए, सो आई कैन राइट दिस एज 1/3 m, यहाँ से n u स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, यानी कि वॉल्यूम। एल क्यूब मतलब वॉल्यूम। सो आई विल राइट नाउ हमारे पास, या फिर बट आप लिखोगे, बट यहाँ पे लिखना आप, बट हमारे पास जो स्मॉल n होता है इट इज़ कैपिटल N/V, यानी कि इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। सो आप उस इक्वेशन में पुट करोगे, देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/3 m, N/V की जगह आप पुट करना है क्या, N/V। देखिए N/V की जगह आपको पुट करना है स्मॉल n। सो यहाँ पे आप पुट करोगे स्मॉल n इनटू यहाँ से आपका V स्क्वायर, यानी कि U स्क्वायर। बेसिकली हमने U स्क्वायर लिया था, U स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि कैपिटल V हमने वॉल्यूम के लिए यूज़ किया था। सो P इज इक्वल टू 1/3 m n U स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, प्रेशर exerted by an ideal gas. So this is the derivation for kinetic theory of gases. क्लियर, इतना आप करोगे एंड आप वीडियो को यहाँ से 2 बार देखोगे। क्लियर, इजी डेरिवेशन है, अच्छे से मैंने स्टेप वाइज दिखाया है। क्लियर। सो इतना आप करोगे, पहले इक्वेशन 1 हमने निकाली, फिर यहाँ से इक्वेशन 2, फिर यहाँ से हमने इक्वेशन 3 निकाली, फिर यहाँ से इक्वेशन 4 निकाली, फिर यहाँ से इक्वेशन 5 निकाली, फाइनली प्रेशर निकाला, एंड प्रेशर में हमारे पास ये इक्वेशंस निकल के आई। क्लियर। सो इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। नाउ देखिए, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के ऊपर भी आपसे क्या किया जाता है, आपसे
डिरीवेशन पूछी जाती है। बोलिए, रिलेशन बिटवीन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। सो अभी हमने इक्वेशन देखी, जो पी हमारे पास था, क्लियर, पी हमारे पास कितना था, एक पी हमारे पास कितना निकल के आया था, 1/3 mn/u² अपॉन वी। अगर आप देखो यहाँ से इस इक्वेशन में P कितना निकल के आया था, 1/3 mn/u²/v। इसी इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा। क्लियर। सो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से भी इसको यहाँ से फुल यहाँ से लिख सकते हो। बट ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2 या 3 मार्क का, आप यहीं से इसको लिखोगे, P = 1/3 mn/u²/v। सो दिस इज़ दी रिलेशन बिटवीन, या फिर आपको एग्जाम में देगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर डिराइव करिए, या फिर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसको ये भी बोला जाता है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर या फिर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, कुछ भी आप बोल लो। क्लियर। नाउ देखिए, सो पी हमारे पास है 1/3 mn/u²। क्लियर, 1/3 mn/u²। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास v मेरा है इसको मैं इधर ले जाऊँगा एंड n को मैं नीचे लाऊंगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा P × v। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से n, यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, 1/3 mu²। समझ में आया होगा, यहाँ से हमारा रहेगा mu²। नाउ देखिए, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, PV/n। दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं कैसे थोड़ा चेंज यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं लिखूँगा 2/3 इंटू यहाँ पे 1/2 mu²। मैंने कुछ नहीं खाया, गौर से देखिए, अगर मैं 2 और 2 को यहाँ से हटाऊँ, मेरे पास फिर से क्या बचेगा, मेरे पास 1/3 mu² फिर से बचेगा। समझ में आया होगा। बट ये आपको इसलिए लिखना है ताकि आपको फाइनल इक्वेशन मिले यहाँ पे। क्लियर, फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मिले। क्लियर। सो नाउ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ PV/n मेरे पास किसके बराबर है, 2/3। अच्छा, ये जो टर्म मेरे पास है अब 1/2 mu², ये क्या मेरे पास है, काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको लिखूंगा KE। क्लियर, KE। सो E आप यहाँ पे छोटा लिखेंगे, या फिर किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा, आपकी मर्जी, किसी बुक में EK लिखा होगा, कुछ भी आप लिखो EK, या फिर किसी बुक में E ही लिखा होगा। चलिए हम लिखेंगे यहाँ से EK जो हमारे पास है, साइड में आप लिख के रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mu² एंड EK इज हियर काइनेटिक एनर्जी। आप E भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, या फिर आप KE भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो आप लिखो। क्लियर। नाउ सो PV/n इज इक्वल टू 2/3 EK। क्लियर, EK, इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 1। क्लियर, इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 1 फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। फिलहाल आपने इक्वेशन 1 निकाली, PV इज इक्वल टू nRT। अब आप लिखोगे फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हमने 1 लिया है n। क्लियर। सो होगा क्या, PV हमारा किसके बराबर बचेगा, PV हमारा RT के बराबर बचेगा। क्लियर, PV हमारा RT के बराबर बचेगा। देयरफॉर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि आप क्या करोगे, जो आपने PV/n निकाला ना, उसमें आप बेसिकली क्या करोगे, PV का वैल्यू डालोगे किसके बराबर, RT के बराबर, इस इक्वेशन में। समझ में आया होगा। सो PV की जगह आप क्या लिखोगे, RT, क्योंकि टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच हमें रिलेशन निकालनी है। सो RT/n किसके बराबर होगा, 2/3 के छोटा लिखना, इसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट यहाँ पे। क्लियर। सो के छोटा लिखना है। सो RT/n 2/3 EK। और अगर मैं यहाँ से T निकालूँ, T हमारे पास किसके बराबर होगा, N और R उधर जाएगा। क्लियर, या फिर R और N को मैं यहीं पे रखूँ। क्लियर, चलिए R और N को मैं यहीं पे लिखूँ। सो R और N को मैं लिखता हूँ KB इंटू में यहाँ पे T। दिस इज इक्वल टू 2/3 EK। अब कोई बोलेगा KB यहाँ पे क्या है। क्लियर, KB यहाँ पे क्या है, सो KB जो यहाँ पे है इट इज़ इक्वल टू R/n एंड KB को बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट साइड में आप लिख के रखोगे। सो बेसिकली जो R/n है ना, इसको मैंने रिप्लेस किया बाय KB, क्योंकि KB हमारे पास है R/n के बराबर। सो हमारे पास क्या बचा, KB इंटू T 2/3 EK। सो KB को आप क्या करो, KB को आप उधर ले जाओ। सो आपके पास T निकल के आएगा, T निकल के आएगा आपका 2/3 इंटू यहाँ से EK
इंटू में यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1/kb बचेगा। क्लियर, यहाँ से 1/kb बचेगा। और अगर आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को निकालो, सो काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालोगे सो आपके पास E जो बचेगा 3 इधर जाएगा। क्लियर, 3 इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, kb उधर ही जाएगा। अच्छा चलिए इस स्टेप को आप नहीं लिखना, वेट ए सेकंड, यहीं पे मैंने ख़त्म किया इसको। सो आप लिखोगे यहीं से E जो हमारा होगा दिस विल बी 3 को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, सो दिस विल बी 3/2 इंटू kb इंटू में t हमारा। सो हमारे पास रुकायर्ड रिलेशन आ गई। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है इट इज़ 3/2 kbt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 3/2 kbt, आपकी मर्जी, कोई लिखेगा ke क्लियर इज इक्वल टू 3/2 kbt। सो ये है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन या फिर रिलेशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। क्लियर, सो ऐसे आप इसको लिखोगे। सो ये आप डिराइव करोगे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्लियर, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 3/2 kbt। क्लियर, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन। सो अगेन आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे, जो P हमने निकाला था 1/3 क्लियर m छोटा n u², इस इक्वेशन का आप यूज़ करोगे। क्लियर, आप लिखोगे वी हैव क्या, वी हैव जो हमारे पास स्मॉल n होता है इट इज़ कैपिटल N अपॉन v। सो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, जो P हमारा है इट इज़ 1/3 mn u² अपॉन v, यानी कि डायरेक्टली आप इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते थे। क्लियर, डायरेक्टली आप इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते थे। सो यहाँ से आप क्या करोगे, v को इधर ले जाओगे, n को इधर ले जाओगे। सो यहाँ से आपका PV एंड n नीचे आया, यहाँ से 1/3 mu²। क्लियर, 1/3 mu²। अगेन आपको काइनेटिक एनर्जी लानी है, सो अगेन आप इसको लिखेंगे ऐसे 2/3 इंटू 1/2 mu², क्योंकि फिर से आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिली। सो दिस इज PV अपॉन n। सो देखिए अगेन वही चीज़, क्योंकि अगर आप 2 और 2 यहाँ से कैंसिल करते आपको वापस से ये टर्म यहाँ पे मिलती 1/3 mu²। क्लियर, सो देखिए अब होगा क्या, आई विल राइट इट एज P/V इंटू n, यहाँ से 2/3 इंटू 1/2 mu²। अगेन किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mu²। क्लियर, सो यहाँ से आपकी रिक्वायर्ड रिलेशन आई, या फिर आप इसको लिखोगे P/V हमारे पास जो होता है, क्लियर P/V हमारे पास होता है किसके बराबर, 2/3 इंटू EK के बराबर। अगर आप n को यहाँ से क्या मानो, n को इक्वल टू 1 मानो यहाँ पे। क्लियर, सो ऐसे आप इक्वेशन या फिर रिलेशन को लिख सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन किसके बीच, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज हमारे पास होती हैं। नाउ देखिए पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट अस कंसिडर, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिलेशन लिखनी है, सो ये चीज़ें आप नहीं लिखोगे। लेट मेरे पास क्या है, लेट मेरे पास है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स। क्लियर, अच्छा लेट अगर n नंबर हैं, लेट इनकी वेलोसिटी है v1 v2 v3 सो ऑन, कहाँ तक vn होगी मेरे पास। नाउ मैं एक एक करके 3 वेलोसिटीज़ को डिफाइन करूँगा, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर। सो पहले हम डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी को। देखिए अगर मेरे पास है ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स एंड इनकी वेलोसिटी है v1 v2 v3 अप टू vn। देखिए अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, आप क्या करते हो, एवरेज वेलोसिटी सिंपली एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सो सिंपली आप लिखते हो v एवरेज जो हमारे पास होगी AVG, ये किसके बराबर होगी, दिस विल बी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन, जितने हमारे पास होंगे प्लस अप टू vn डिवाइड बाई टोटल हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, सो इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला आप लिखोगे। एंड नाउ टेम्परेचर के टर्म्स में हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी के लिए एक और इक्वेशन होती है, इट इज़ √8RT अपॉन में पाई m हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर, वी एवरेज जो हमारे पास होता है इट इज़ √8RT अपॉन पाई m। बट याद रखिएगा इसमें जो m होता है हमारे पास, दिस इज़ इन kg
पर मोल। क्लियर, ये जो m हमारे पास होता है इट इज़ kg पर मोल। नाउ अगर मैं इसी एवरेज वेलोसिटी, आपको खाली एक्सप्रेशन याद रखनी है, कोई डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। क्लियर, सो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म्स में, सो ये इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आती है, क्लियर, किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए, इट इज़ अगेन √8RT अपॉन में πm। क्लियर, इट इज़ यहाँ पे वेट अ सेकंड, क्योंकि r नहीं आएगा, फिर यहाँ से हमारा आएगा KB यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट। b याद रखिएगा, b यहाँ पे स्मॉल है यानी कि सबस्क्रिप्ट, KB ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। क्लियर, देखिए ये लिखने का तरीका नहीं होता है, अगर आप ऐसे लिखोगे KB, दिस इज़ नॉट दी राइट वे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही लिखना। सो दिस इज़ √8kBT अपॉन πm। क्लियर, ये हमारे पास है 3 इक्वेशंस या फिर 3 फार्मूला किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। सो इन 3 को आप याद रखोगे। क्लियर, एंड यहाँ से ध्यान आप रखेंगे जो स्मॉल m हमारे पास होता है, स्मॉल m इज़ इन kgs इन फार्मूलाज में। नाउ अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करूं, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। यानी कि पहले आपको क्या करना है, आप ऐसे लिखते हो रूट मीन स्क्वायर इज VRMS इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, पहले आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटीज लोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन अप टू VN डिवाइड बाई यहाँ पे n। ये क्या लिया आपने, एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी ली, ये बोल रहा है इट इज़ स्क्वायर ऑफ एवरेज। सो आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एवरेज वेलोसिटीज लेना है। क्लियर, स्क्वायर, फिर इसमें आपको स्क्वायर रूट चढ़ाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी को बेसिकली हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसको भी अलग 2 तरीके होते हैं लिखने के। सो VRMS हमारे पास होता है किसके बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो ये हमारे पास होता है 3RT अपॉन m के बराबर, या फिर बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म्स में अगर मैं इसको मैं लिखूं, सो ये हमारे पास होता है VRMS हमारे पास होता है इक्वल टू √3 यहाँ से हमारा KBT अपॉन में स्मॉल m। अगेन याद रखिएगा, कैपिटल M किस में है, kg पर मोल में, स्मॉल m किस में है, kgs में। ध्यान रखिएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप किस इक्वेशन को पुट कर रहे हो। सो ये तो हो गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट इज यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, सिंपली वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, बार बार मैं ये क्या एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, लेट ए की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे की है 2, तीसरे की है 2, फिर 2, फिर मेरे पास है 3, फिर 4। क्लियर, या फिर मैं बोलूँगा अगेन 4। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नेक्स्ट की है 5। सो देखिए वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, सो 10 मॉलिक्यूल्स में मेरे पास, एंड हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी है। पहले की है 1, दूसरे की है 1, तीसरे की 2, चौथे की 2, पाँचवें की 3, छठे की 4, सातवें की 4, आठवें की 4, नौवें की 4, एंड लास्ट मॉलिक्यूल जो है उसकी 5। सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय लार्जर फ्रैक्शन। सो लार्जर फ्रैक्शन ने कौन सी वेलोसिटी एक्वायर की, सो 1 कितनी बार है, 2 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, अच्छा 4 कितनी बार है, 4 बार। सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय लार्जर फ्रैक्शन क्या होगी, 4, एंड अगर मीटर पर सेकंड में होगी आपका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकंड। सिंपली जो ज़्यादा टाइम्स होगा यहाँ पे। क्लियर, अगर 4 यहाँ पे एक और होता है सो आप लिखते 5 टाइम्स है यहाँ पे। क्लियर, सो आपका आंसर स्टिल 4 ही रहता है, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर, ऐसे आप याद रखते हो। एंड इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो VMP हमारे पास होता है, VMP इट इज़ इक्वल टू √2RT बाई कैपिटल M। कैपिटल M किसमें, कैपिटल M किसमें, kg पर मोल में। एंड अगर मैं स्मॉल m के टर्म्स में लिखूं, सो V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय VMP। सो MP छोटा होता है, छोटा इसको लिखना होता है, इट इज़ इक्वल टू 2kBT अपॉन में यहाँ पे स्मॉल m। सो ये रिलेशन हैं आपके पास। क्लियर, सो ये होगी आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नाउ देखिए इनके बीच आपको रेशियो पूछा जाता है कभी कभार, रेशियो इनका। क्लियर, सो मैं लिखूंगा रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट जेई हर एग्जाम में ये रेशियो पूछा जाता है। V एवरेज इज टू यहाँ पे V मोस्ट प्रोबेबल, कुछ भी आपसे पूछा जाए। देखिए इसकी हमारे पास रिलेशन क्या है, 3√3RT बाई M। अच्छा इज टू, इसके लिए रिलेशन हमारे पास क्या है, √RT अपॉन पाई M। अच्छा इसके लिए रिलेशन क्या हमारे पास है, 2√2RT अपॉन M। क्लियर, √2RT अपॉन M। देखिए कॉमन क्या है,
पाई हर एक में कॉमन है, आर टी हर एक में कॉमन है। सो आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, या फिर चलिए रूट को नहीं हम हटाते हैं। क्लियर, रूट को नहीं हटाते हैं क्योंकि ऐसे भी आपको एग्जाम में दी जाती है, आर टी को ही हटाएंगे, आर टी। सो एंड साथ ही में एम भी कॉमन है, एम को भी हटाते हैं। सो कभी कभार आपको ऐसे दी जाती है √3, यहाँ से क्या बचा √8/पाई, यहाँ से क्या बचा √2। सो ऐसे भी आपको रिलेशन दी जाती है। सो वी आर एम एस इज टू वी एवरेज इज टू वी एम पी कितना होता है √3 इज टू √8/पाई इज टू 2। समझ में आया होगा। या फिर अगर मैं वैल्यू डालूँ √3 हमारे पास होता है 1:3। अच्छा, √8/पाई जब आप सॉल्व करोगे ये होता है 1.59। आप डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को याद रखेंगे। √2 हमारे पास होता है 1/4। इन वैल्यूज़ को पूछा जाता है एंड कभी कभार बोला जाता है ऑर्डर। सो हमेशा याद रखिएगा देयरफॉर वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एवरेज, दिस इज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। नोट डाउन करके लिखेंगे दीज ऑर्डर्स एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये रेशो भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेशो एंड ये ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आपके जेके बोर्ड्स में ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन एंड 3 मार्क के क्वेश्चन। देखिए, फाइंड RMS स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस विद स्पीड 13579 किलोमीटर पर सेकंड। ये आपके बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, आपको RMS स्पीड निकालनी है 5 मॉलिक्यूल्स की। सो बेसिकली हमारे पास VRMS किसके बराबर है? सो अगर 5 है, V1 + V2 + V3 + V4 + V5, नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ n, नीचे आता था n, सो 5। फिर RMS में क्या आता है? फिर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ से रूट चढ़ता है। ऐसे आप याद रखेंगे। क्लियर, सो आपके पास क्या है 13579। सो आप लिखोगे दिस इज 13579। नीचे क्या है? नीचे है कितने नंबर हैं? नंबर है 5 हमारे पास। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड यहाँ से रूट। क्लियर, यहाँ से रूट। सो जब आप इनको सॉल्व करोगे 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 3 स्क्वायर आपका कितना होता है 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81 डिवाइड बाई 5 का होल रूट एंड अरे यार, जब आप यहाँ से इनको ऐड करोगे ये आपका निकल के आएगा 165। जब आप इनको ऊपर ऐड करोगे ये आपका 165 निकल के आएगा डिवाइड बाई 5 किस में? रूट में 160/5/5। सो 5 3 4 15, यहाँ से 3। सो √33 हमारा होता है 5.7। सो ऐसे आप क्वेश्चन इसको करोगे। समझ में आया होगा, बेसिक क्वेश्चन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट वट टेम्परेचर, अगेन आपके जेके बोर्ड्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क। अगेन ये भी शायद 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। एट वट टेम्परेचर विल बी RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बी डबल ऑफ इट इज वेलोसिटी एट STP, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। सो RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बी डबल ऑफ इट इज STP। अच्छा, ऑफ इट इज डबल, यानी कि ऑफ इट इज डबल वेलोसिटी। अच्छा, एट STP प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। सो हमने देखा था बेसिकली जो VRMS हमारे पास होता था उसकी रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या होती है? T। क्लियर, क्योंकि √3 RT/m। सो प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनल होता है बट रूट के टर्म्स में। सो VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। सो VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। सो मैं लिख सकता हूँ VRMS1 अपॉन VRMS2, दिस विल बी इक्वल टू √ में T1/T2। क्लियर, या फिर आप अलग से भी रूट लिख सकते थे T1/T2। सो लेट मैं यहाँ पे लूँगा। सो लेट जो VRMS1 मेरे पास है, लेट वो कितना है V। अच्छा, VRMS2 वो कितना है 2V, क्योंकि ये बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल बी RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बी डबल ऑफ इट्स वेलोसिटी। अगर इनिशियली V है, अब ये 2V बन गई है। क्या बन गई है? 2V बन गई है। अच्छा, ये आपको बोल रहा है किस टेम्परेचर पे? क्लियर, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। सो प्रेशर आपको बोल रहा है, प्रेशर बेसिकली आपको क्या लेना है? प्रेशर आपको कांस्टेंट लेना है, बट एट STP बात कर रहा है। सो अगर STP पे बात कर रहा है, इसका मतलब जो T1 मेरे पास है, T1 मेरा कितना है? T1 मेरा है 273 केल्विन। T1 मेरा 273 केल्विन। T2 मेरे पास अननोन है, सो डायरेक्ट मैं यूज़ करूँगा। सो VRMS कितना? V। अच्छा, VRMS2 कितना? 2V। अच्छा, T1 मेरे पास कितना? √273। T2 मेरे पास यहाँ पे क्या है? T2 मेरे पास अननोन है एंड होगा क्या? यहाँ से देखिए V और V कैंसल होगा क्या? यहाँ पे बचेगा 1/2 इस साइड में √273
3 डिवाइड बाई T2। अच्छा, जब रूट इधर जाएगा सो ये क्या बनेगा, जब रूट इधर जाएगा ये बनेगा स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, दिस विल बी 273 डिवाइड बाई T2। अब ख़त्म खेल, T2 को इधर ले जाइए, T2 हमारे पास होगा 4 मल्टीपल होगा यहाँ से, दिस विल बी 273 इंटू 4। सो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, सो आपका आंसर यहाँ पे 1092 निकल के आएगा। क्लियर, क्या लमान इसमें समझ में आया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट टेम्परेचर इज द VRMS ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एट व्हाट टेम्परेचर is the VRMS of a hydrogen molecule equal to that of oxygen molecule which is at 47 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, which is at 47 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली आपको बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे जो VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इक्वल होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एट 47 डिग्री से, विच इज एट 47 डिग्री सेल्सियस। सो जो ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन ये किस टेम्परेचर पे है 47 डिग्री सेल्सियस। हमेशा कन्वर्ट करिएगा कि इसमें केल्विन में, इसमें आप ऐड करोगे 47 प्लस 273, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा इसका फिलहाल 320 केल्विन, 320 केल्विन। नाउ देखिए, नाउ यू विल राइट गिवन कंडीशन क्या है, VRMS ऑफ हाइड्रोजन दिस इज इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, दिस इज इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखोगे आप यहाँ से H2। सो VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन, एंड हमारे पास रिलेशन क्या होती है, √3RT अपॉन इनके T किसका, हाइड्रोजन का, TH2 आप लिखोगे छोटा, अच्छा अपॉन में M आप लिखोगे हाइड्रोजन का। अच्छा, दिस विल बी इक्वल टू √3RT किसका, ऑक्सीजन का, यानी कि T किसका, ऑक्सीजन का, एंड मोलर मास किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है इनके बीच, रूट और रूट, 3 और 3। सो आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पे बचा T हाइड्रोजन अपॉन में यहाँ पे M हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू T ऑक्सीजन अपॉन M ऑक्सीजन। बस आपको सब कुछ गिवन है, आपको T हाइड्रोजन निकालना है, T ऑक्सीजन आपको गिवन है 320। सो यहाँ से आप लिखोगे T ऑक्सीजन आपको गिवन है कितना था 320। सो दिस इज 320। देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बताया था मैंने कितना 32। अच्छा, यहाँ से T हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 2 यहाँ से। सो आपका यहाँ पे T हाइड्रोजन निकल के आएगा, दिस विल बी 320 इंटू यहाँ से 2 नीचे डिवाइड बाय 32, दिस इज 2 1 2, दिस 16। सो 320 डिवाइड बाय आपको क्या करना है यहाँ से 16, एंड दिस विल कम आउट टू बी 20 केल्विन। क्लियर, 20 केल्विन आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा। क्लियर, बस आपको गिवन कंडीशन समझनी है। यहाँ पे बोल रहा था एट व्हाट टेम्परेचर इज VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू, सो आपको इक्वल लेना था। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी ऑलरेडी हमने पहले भी बात की थी। क्लियर, फिर से यहाँ पे फर्दर बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। सो देखिए, हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, अगर हम यूनिट मास टेम्परेचर ले रहे हैं एंड उसका जो लेट कोई बॉडी है एंड इसका जो मास में ले रहा हूँ इट इज़ 1 यूनिट, सो कितनी हीट रिक्वायर होगी ताकि इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यूनिट मास का याद रखिएगा। क्लियर, एंड इसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास होती है S इज इक्वल टू del Q अपॉन MT। नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 मोलर सबस्टांस। बस यहाँ पे हम 1 मोलर सबस्टांस लेते हैं, ये मैंने आपको बल्क मैटर में भी बोला था, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे मीयर्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट आएगा। सो नाउ हमारे पास इसके लिए जो इक्वेशन होती है किसके लिए, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। क्लियर, इसके लिए इक्वेशन होती है हमारे पास, इट इज सिंपली del Q अपॉन M del T। क्लियर, del Q अपॉन M del T इट इज़ डिनोटेड बाय C। अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकाल रहे हैं सो हम क्या लिखते हैं, CP हमारा किसके बराबर, del Q अपॉन M del T। क्लियर, यहाँ पे N या फिर N, बेसिकली यहाँ पे हम N लेते हैं, N del T। अच्छा, यहाँ पे आप लिखते हो एट P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली आप यहाँ से मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या लिखते हो, del Q अपॉन N del T इंटू में यहाँ पे लिखते हो आप C कॉन्स्टेंट। क्लियर, बेसिकली CP एंड CB ये हमने वहाँ पे भी देखा था, बेसिकली यहाँ पे मीयर्स फार्मूला में यूज़ होगा, इसलिए फिर से आपको थोड़ा बहुत याद दिलाना पड़ा। नाउ मीयर्स फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, मीयर्स फार्मूला हमारे पास सिंपली होती है CP माइनस CV इज इक्वल टू R
या फिर Cp माइनस Cv हमारे पास होता है बेसिकली R/m, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। Cp माइनस Cv हमारे पास होता है किसके बराबर? Cp माइनस Cv हमारे पास होता है R के बराबर। अच्छे से आप याद रखेंगे इसको। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर सिंपल न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर भी दिया जा सकता है। किसके ऊपर? मेयर्स इक्वेशन के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर? सो Cp माइनस Cv हमारा होता है किसके बराबर? R के बराबर। दिस इज R हमारा गैस कॉन्स्टेंट। एंड अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में लिखूँ, वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Cp माइनस Cv हमारा होता है R/m के भी बराबर। क्लियर? नाउ हीट कैपेसिटी रेशो। क्लियर? हीट कैपेसिटी रेशो। हीट कैपेसिटी रेशो इज नथिंग, इट इज डिनोटेड बाय गामा, इट इज दी Cp/Cv। ये हमारा होता है हीट कैपेसिटी रेशो। यानी कि सिंपली हीट कैपेसिटी रेशो हमारे पास क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी कुछ नहीं है। दिस इज हीट कैपेसिटी रेशो गामा। दिस इज Cp/Cv। नाउ देखिए आपको याद क्या रखना है। देखिए आपको दिया जाएगा मोनो एटॉमिक गैस, देन डाई एटॉमिक गैस, देन पॉली एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूँ HO या फिर आपका He हो गया, दीज आर मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक की अगर मैं बात करूँ H2O2 N2। क्लियर? या फिर HCl, ये हमारे पास है डाई एटॉमिक। पॉली एटॉमिक की अगर मैं बात करूँ H2O C2O या फिर O3, दीज आर पॉली एटॉमिक। क्लियर? एक साइड से आपको इनका Cp याद रखना है, दूसरे साइड से इनका Cv, एंड यहाँ से इनका गामा, एंड यहाँ से F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी आगे भी हम बात करेंगे। दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड गामा हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी रेशो, HCr, हीट कैपेसिटी रेशो। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नाउ देखिए अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, क्लियर, इट इज़ 5/2R। क्लियर? इसके लिए हमारे पास जो Cp का वैल्यू होता है 5/2R, डायरेक्ट आपको याद रखना है। देन जो डाई एटॉमिक होता है इसके लिए हमारे पास होता है वैल्यू 7/2R। अच्छा, पॉली एटॉमिक की अगर मैं बात करूं इसके लिए हमारे पास होता है 8/2R। Cv की अगर मैं बात करूं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोनो एटॉमिक के लिए हमारे पास वैल्यू होता है 3/2R। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट। देन आपको डिराइव विराइव नहीं करने हैं ये। अच्छा, डाई एटॉमिक के लिए 5/2R एंड हमारे पास जो पॉली एटॉमिक होता है इसके लिए Cv का वैल्यू हमारे पास होता है 6/2R, या फिर 6/2R को आप लिख सकते हो 3R भी। फिर गामा, गामा हमारे पास है रेशियो किसका? Cp/Cv का। गामा हमारे पास है रेशियो ऑफ Cp/Cv। सो अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए फॉर एग्जांपल निकालूं, Cp का वैल्यू कितना? 5/2R डिवाइड बाय Cv का वैल्यू कितना? 3/2R। R गया 2 गया, यहाँ पे क्या बचा? 5/3। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 5/3, या फिर 5/3 किसके बराबर होता है? 1.66। आपको वैल्यू भी पूछ सकते हैं 1.66। अच्छा बोलिए यहाँ पे फिर कितना होगा? देखिए यहाँ पे ऊपर 7 नीचे 5, सो दिस विल बी 7/5 एंड 7/5 हमारा कितना होता है? 1.4। देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, सो ये हमारे पास क्या होगा? या फिर 8/6 भी आप इसको लिख सकते हो। दिस इज 8/6। सो 8/6 हमारा कितना होता है? 4/3, और दिस इज इक्वल टू 1.33। क्लियर? ये आपका गामा। क्लियर? यानी कि हमारे पास हीट कैपेसिटी रेशियो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना? 1.66, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। अच्छा, डायटॉमिक गैस के लिए कितना? 1.4, पॉली एटॉमिक के लिए 1.33। क्लियर? या फिर 5/3, 7/5, 8/6 भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये भी आप याद रखेंगे। हमारे पास जो मोनो एटॉमिक होता है इसके लिए 3, अच्छा जो डायटॉमिक होता है इसके लिए 5, जो पॉली एटॉमिक होता है इसके लिए 6। आगे जाकर हम देखेंगे ये क्या होता है, फिलहाल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी रेशियो एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो रिलेशन होती है हीट कैपेसिटी रेशियो गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच, इट इज गामा इज इक्वल टू 1/2/f। ये रिलेशन हमारे पास होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मोनो एटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूँ, अगर इसके लिए मुझे गामा निकालना है, सो इट इज़ 1+2/f। देखिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए f कितना? 3, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू लिखा है, इट इज़ 3। सो 3 × 1 = 3, 3+2 डिवाइड बाई 3, 3+2 कितना हो गया? 5, 5/3 आपका वैल्यू निकल के आया। देखिए 5/3 ही था ना? बिल्कुल था। ऐसे आप गामा एंड f के बीच रिलेशन निकालते हो। गामा इज इक्वल टू 1+2/f।
नेक्स्ट इज यहाँ पे एब्सोलूट टेम्परेचर। एब्सोलूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोलूट टेम्परेचर हमारे पास सिंपली 0 केल्विन टेम्परेचर या फिर -273 डिग्री सेल्सियस कहलाता है हमारा एब्सोलूट टेम्परेचर। याद रखिएगा 0 केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा एब्सोलूट टेम्परेचर है। अच्छा, एब्सोलूट टेम्परेचर पे बेसिकली क्या होता है? एब्सोलूट टेम्परेचर पे जो गैसियस मॉलिक्यूल होता है या फिर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो बन जाती है, यानी कि बेसिकली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो बन जाती है। एंड देयरफॉर अगर वेलोसिटी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, देयरफॉर पार्टिकल या मॉलिक्यूल मोशन नहीं कर पाएगा, नो मोशन। क्लियर? सो द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल बिकम ज़ीरो, जिस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो बनती है मॉलिक्यूल की, वो हमारे पास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन हमने देखी थी, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर की, K = 3/2 RT। सो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर की वहाँ से रिलेशन है, इनकी उस टेम्परेचर पे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाए वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोलूट जीरो। अच्छा, एब्सोलूट जीरो पे देयरफॉर क्या होगा? नो मॉलिक्यूलर मोशन विल ऑकर, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन नहीं ऑकर करेगा, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होगा? रेस्ट पे होगा एट एब्सोलूट टेम्परेचर। याद रखिएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बस आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। अच्छा, ये याद रखिएगा, पहला ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो हमारे पास होता है, इट इज डिफाइंड एट एब्सोलूट टेम्परेचर। जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है इसको डिफाइन हम करते हैं, पहला ही ऑब्जेक्टिव, किस टेम्परेचर पे? एब्सोलूट टेम्परेचर पे। अच्छा, ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड इक्वेशन जो इसके लिए है, जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है EK, सो ये हमारे पास होती है इसमें 1/2 kBT। याद रखेंगे आप। क्लियर? सो अगर एग्जामिनर ने पूछा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग, जो हमारे पास थ्योरी थी, क्लियर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तब याद रखिएगा 3/2 RT। अगर एग्जामिनर ने पूछा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, बट किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग, तब रिलेशन जो होगी इट विल बी 1/2 ऑफ kBT। सो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी की अलग अलग इक्वेशंस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी, जो मॉलिक्यूलर गैस जो हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसके लिए कितना। सो याद रखिएगा अच्छे से। क्लियर? देन अच्छा, ये जो हमारे पास है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये बेसिकली हमारे पास इट आल्सो डिफाइंस इंटरनल एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन भी याद रखिएगा। इंटरनल एनर्जी हमारे पास होती है, इसके अकॉर्डिंग U = N/2 FRT। क्लियर? U = N/2 FRT, ये हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन। सो मे बी आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्रेशन। सो ये हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो N यहाँ पे क्या है? सिंपली नंबर ऑफ मोल्स, F है यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड एवरीबडी नोस R है गैस कांस्टेंट है, T है टेम्परेचर यहाँ पे। क्लियर? लास्ट टॉपिक हियर इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल लेट मेरे पास है कोई पार्टिकल, या फिर चलिए मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास देखिए, लेट ये मेरे पास है कोई डायमेंशन है, देखिए ये है। सो देखिए ये हमारी क्या है? ये हमारी x एक्सीज यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज x, ये हमारा y, एंड ये हमारी z एक्सीज। देखिए अब अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है या फिर कोई और चीज़ है, ये यहाँ पे है एंड ये फ्री है कि ये x एक्सीज के ऊपर मूव करे। सो पहले मैं बोलूँगा इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। अब अगर ये x एक्सीज के ऊपर भी मूव कर सकता है एंड ये y एक्सीज में भी फ्रीली मूव कर सकता है, सो मैं बोलूँगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अब अगर ये z एक्सीज में भी जाएगा, तीनों एक्सीज में, सो हम बोलेंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। नाउ अगर मैं यहाँ से इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट करूँ, क्लियर, सो अगर मैं लेट z एक्सीज पे इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट करूँ, यानी कि इसको मैं यहाँ पे आने नहीं दूंगा, सो ये या तो x में जाएगा या तो y में जाएगा। सो उस कंडीशन में बोलूँगा मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास है 2। ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होता है अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ही एक्सप्लेन करने बैठूँ, क्योंकि ये प्योर इंजीनियरिंग का टॉपिक होता है, इसमें ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने में। बस आप ये मानो कि फ्रीली आप जितना आप फ्रीली मूव करोगे किसी भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूँ, दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन। सो ऐसे जा रहा है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अगर ऐसे भी जाएगा, सो मैं बोलूँगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 3, बट दिस इज ट्रांसलेशनल, क्योंकि तीन टाइप्स की हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। सो यहाँ पे देखिए फिगर में
यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे देखिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास होती हैं 3 होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। अच्छा, डेफिनेशन क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम की? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस अवेलेबल फॉर ए मॉलिक्यूल या एटम। इनकी पॉसिबल मोशन कितने हैं आपके पास, क्लियर? यानी कि अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं है मोशन, कितना पॉसिबल है कि आप किस एक्सीज में रोटेट कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो या फिर वाइब्रेट कर रहे हो, वो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं, क्लियर? सो देखिए, अगर मैं ट्रांसलेशनल की बात करूं, ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, ये पहले हम इस एक्सीज में जा सकते हैं, इसमें भी। सो हमारे पास ये 3 होते हैं मैक्स, क्लियर? नाउ रोटेशनल की अगर मैं बात करूं, देखिए रोटेशनल में ये इस एक्सीज के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा, क्लियर? या फिर इस एक्सीज के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा, ये होता है रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल की अगर मैं बात करूँ, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, दिस इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर? सो ये है बेसिकली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखिए, वेट अ सेकंड, दिस इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि इनिशियली यहाँ पे था, अब ये इधर गया, क्लियर? दिस इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके पास है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस आपको अपने बोर्ड के लिए फिलहाल, क्लियर? क्योंकि दिस इज 3D में ज़्यादा ये समझ आता है, एंड यहाँ पे मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग होगा आपको ये 3D में समझाने के लिए। बस एटलीस्ट आप इसको क्या करिए, आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च करना, यूट्यूब पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस खाली आप यहाँ सर्च करना डिग्री ऑफ फ्रीडम इन शॉर्ट्स, क्लियर? नाउ मैथमेटिकल इक्वेशन, एफ हमारे पास होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए इक्वेशन, एफ हमारे पास होती है 3n-k, क्लियर? अच्छा, n यहाँ पे क्या है हमारे पास? n इस इक्वेशन में है नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर? एफ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब k क्या है यहाँ पे? k को हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। अच्छा, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, क्लियर? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 3n-k, वायर k इज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, या फिर k हमारे पास है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। सो हमारे पास है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, बट ट्राई एटॉमिक मैंने कौन सा लिया है? लीनियर। सो यहाँ से हमारे पास अगर मोनो एटॉमिक है सो 1 एटम होगा इसमें। अच्छा, अगर डाई एटॉमिक है सो इसमें 2 एटम होंगे। अच्छा, अगर ट्राई एटॉमिक मैंने कौन सा लिया है? नॉन लीनियर। सो इसमें ऐसे फिगर बनती है हमारी, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, क्लियर? अगर लीनियर होता, यहाँ पे आप लीनियर भी याद रख सकते हो, अगर लीनियर होता ट्राई एटॉमिक तो 3 एटम आ जाते ऐसे, क्लियर? नेक्स्ट आप यहाँ से याद रखोगे n, क्लियर? देन आप रखोगे यहाँ से k, एंड देन यहाँ से हम निकालेंगे f, यानी कि आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए, अगर मोनो एटॉमिक है, बोलिए n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू हमारे पास 1 होगा। अगर डाई एटॉमिक है n का वैल्यू 2 होगा। अगर ट्राई एटॉमिक है यानी कि 3 एटम, चाहे नॉन लीनियर हो या लीनियर, क्योंकि इसमें 2 केस आते हैं, नॉन लीनियर एंड लीनियर, चाहे नॉन लीनियर हो या लीनियर, सो n इसमें 3 ही आएगा, क्लियर? 3 ही आएगा। देन के मैंने आपको बोला नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यहाँ पे मोशन है। सो देखिए के को आप कैसे निकाल सकते हो? देखिए यहाँ से नीचे से आते हैं, अगर मैं लीनियर की बात करूं, इसमें ये और ये कनेक्टेड हैं आपस में, सो हमारे यहाँ जो के होता है दैट इज बेसिकली 2, यहाँ पे ये और ये कनेक्टेड, ये और ये और ये, सो हमारा के जो बेसिकली इट इज़ 3, यहाँ पे ये और ये कनेक्टेड, सो के जो हमारा है इट इज़ 1 हियर, सो 1 हियर, सो के यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 के, ये और ये कनेक्टेड, यहाँ पे 3 कनेक्टेड, यहाँ पे 2 ही कनेक्टेड, क्लियर? सो यहाँ पे बेसिकली ये और ये कनेक्टेड, फिर ये और ये, सो यहाँ पे 2 आ गए, सो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 0, देयरफॉर 0, 1, 3 एंड 2। समझ में आया होगा? ऐसे हम के को निकालते हैं। नाउ इजी है, आप इजी डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हो। आपके पास इक्वेशन है, एफ आपके पास कितना 3n-k, सो यहाँ से आप f को निकालोगे, सो दिस इज 3n आपका कितना 1, k आपका कितना 0, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो निकल के आती हैं किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, वो 3 निकल के आएंगी, क्लियर? एंड इसमें जो बेसिकली तीनों होती हैं, ये भी आप अलग टेबल से याद रखेंगे, ये तीनों होती हैं ट्रांसलेशनल, इनको मैं बोलूँगा 3T। सो T से हमारा ट्रांसलेशनल, R से हमारा रोटेशनल, V से हमारा वाइब्रेशनल। इसमें जो बेसिकली तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो ट्रांसलेशनल होती है, यानी कि यहाँ पे समझाते हैं आपको, ये रोटेट नहीं कर पाएगा अगर मोनो एटॉमिक है, या तो ये देखिए, या तो ये इस एक्सीज में ट्रांसलेट करेगा, या इस एक्सीज में, या फिर इस एक्सीज में, ये रोटेट नहीं कर पाएगा, क्लियर? सो इसमें तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा टेबल आप अच्छे से याद करेंगे। अच्छा, निकालिए डाई एटॉमिक के लिए 3n-k, सो 3 ×
2, के कितना 1, सो 3 2 6 -1 कितना 5, सो इसमें 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये भी पूछा जाएगा कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड ये भी पूछा जाएगा कि कितनी ट्रांसलेशनल कितनी रोटेशनल। इसमें 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल होती हैं। सो बेसिकली ये ऐसे होता है, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी आएगा, एंड साथ ही में ये रोटेट भी कर पाएगा इन वाई एंड जेड एक्सिस अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे रखूं। क्लियर। सो 3t + 2r। अच्छा निकालिए इसके लिए ट्राई एटॉमिक के लिए 3n - k। सो आपका 3n कितना 3 3 3 4 6 -3, सो 3 3 4 9 9 - 3 आपका 6 आएगा। सो इसमें 6 होते हैं, एंड इसमें जो बेसिकली डिग्रीज होती हैं 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल होती हैं। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी जो लीनियर हमारे पास होता है, इसमें 3n - k, सो 3 × n कितना 3 - k कितना 2, 3 3 4 9 9 - 2 9 - 2 कितना 7, एंड इसमें जो बेसिकली होता है 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल प्लस 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। पूरा टेबल आप याद रखेंगे। क्लियर। पूरा टेबल आप याद रखेंगे अच्छे से। सो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इनकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको ऑलरेडी दी है। क्लियर। सो यहाँ से आप रखेंगे यार डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 5 6 7। अच्छा 3 ट्रांसलेशन 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल, ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। सो ये था आपका पूरा KTG। नाउ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ हमारे पास हैं जब हमारे पास जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। क्लियर। सो वो आपस में कोलाइड करते हैं। इट इज सिंपली द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। अगर ये ऐसे कोलाइड कर गया फिर ऐसे कोलाइड कर गया, सो इसमें जो एवरेज डिस्टेंस हमारे पास होगी, क्लियर, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी मीन फ्री पाथ कहलाती है। ये भी आप याद रखेंगे। सो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव, लगातार 2 कोलिजन, पहले ऐसे कोलाइड फिर ऐसे कोलाइड। क्लियर। सो इसमें जो हमारे पास बेसिकली एवरेज डिस्टेंस होगी इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा। सो ये हमारे पास होगी मीन फ्री पाथ। क्लियर। मीन फ्री पाथ। एंड ये हमारे पास इसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास होती है इट इज़ 1/√2। क्लियर। √2 × n पाई d²। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। क्लियर। सो d यहाँ पे क्या है, बेसिकली डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल d²। सो d है यहाँ पे डाया ऑफ मॉलिक्यूल, d है यहाँ पे डाया ऑफ मॉलिक्यूल, एंड n यू ऑल नो दैट इज कैपिटल N/V, और इसी को हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी, स्मॉल n को। क्लियर। सो ऐसे हमारे पास है। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हो गया। होप आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से देखा, एंड एक एक टॉपिक, मैं किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, एंड मे बी अगर कोई छूटा होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जितने भी हमने 9 चैप्टर्स किए हैं, अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा टॉपिक है जो हमसे छूट गया है, सो मैं उसको एक मिसलिनियस लास्ट पे जब हम ऑसिलेशन एंड वेव्स को कवर करेंगे उसके बाद एक मिसलिनियस टॉपिक में मैं उसको कवर करूँगा अलग से। सो थैंक यू ऑल। अपने नोट्स अच्छे से बनाते जाइए, एंड अगर आप 100% मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं यहाँ से आपके लिए 101% एफर्ट देने के लिए तैयार हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से मेहनत करते रहिए, एंड अपने नोट्स को पहले बनाइए। फिर बेस्ट क्या है आपके पास, बेस्ट है कि इस लेक्चर को आप जब आप पहली बार जब आप देखोगे, पहली बार आप नोट्स बनाओगे, दूसरी बार आप काम क्या करोगे, दूसरी बार आप वीडियो को फिर से देखोगे, चाहे आप 1.5x पे देखो, 1.75 या फिर 2x पे, 2 बार देखना। तीसरी बार आप खुद काम करोगे, प्रैक्टिस वगैरह, ऐसे आपका फुली रिवीजन हो जाएगा। क्लियर। पहले नोट्स बनाना मेरे वीडियो देखे, फिर मेरे वीडियो को ही देखना, आप कुछ मत करना, अपनी नोट कॉपी आगे रखना, फिर वीडियो को देखना, फिर तीसरी बार आप खुद प्रैक्टिस करना, चौथी बार आपको ये याद हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल।